नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स प्लस पर। आज हम आगे बढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली को लेकर के, और अब तक हमने 16 प्रश्न हल किए हैं और 17वां प्रश्न है आज का। सत्रहवें प्रश्न में कहता है कि किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। वहाँ हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हड़ताल हो जाना और हड़ताल न होना। यही दो आपके पास घटक घटनाएं होंगी, E1 और E2। E1 क्या है? हड़ताल हो जाना, और E2 है हड़ताल न होना। ये दो घटक घटनाएं बनी प्रत्यक्ष समष्टि S की कार्य निर्माण के अंतर्गत। कार्य निर्माण करते वक्त मजदूर हड़ताल पर चले जाएं या हड़ताल पर न जाएं। इन दोनों के लिए हम बात करें तो उसने कहा हड़ताल होने की प्रायिकता है वो 0.65 है। PE1 0.65 आपको दे रखी है। अब ये दोनों एक दूसरे की अपवर्जी घटनाएं हैं, हो जाना न होना। न होने को क्या कहेंगे? अपवर्जी घटना। और अपवर्जी घटना, चलिए पूरा घटना और पूरा घटना की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है? एक में से घटा करके। तो एक में से हम घटा देंगे 0.65 को, तो हमें मिलेगा 0.35। ये घटना E2 की प्रायिकता हमारे पास आ गई। एक अन्य घटना A और B कही गई। कह रहा है हड़ताल हो या ना हो, कार्य समयानुसार पूर्ण हो जाता है। कार्य समयानुसार पूर्ण हो जाता है। पूर्ण हो जाता है। ये एक अन्य घटना है, इसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। यानी हमें घटना A की प्रायिकता चाहिए। A की प्रायिकता के लिए पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालेंगे। A की सहप्रतिबंध प्रायिकता घटना E1 के सापेक्ष, यानी हमें ये पता हो कि हड़ताल हो जाती है तब कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, और हड़ताल न होती है तो कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता। A/E1 हड़ताल हो जाने पर समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता आपको प्रश्न में दी गई है, वो है 0.32, और हड़ताल नहीं होने पर कार्य समयानुसार पूर्ण हो जाए इसकी प्रायिकता है 0.80। ये दोनों मान हमें पता है। तब कार्य समय पे पूर्ण होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? देखिए, किसी अन्य घटना की प्रायिकता आपसे पूछी जाती है तो हमने कहा था हम क्या काम में लेंगे? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। हमारे पास यहाँ दो ही घटक घटनाएं हैं, तो घटना A की प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होगा PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। तो देखें क्या आएगा। PA इक्वल टू P1 का मान 0.65 गुणा A/E1 का मान 0.32 प्लस P2 का मान 0.35 गुणा A/E2 का मान 0.80। इन्हें हम सरल करेंगे तो इन दोनों का गुणा चाहिए हमें, एक यहाँ पे। सबसे पहले हम इनको गुणा कर लेते हैं। 65 दूनी 130,
0 आंसर 13 और 65 थे 195 और 13 208। ये मान और यहाँ पे इनको गुणा करते हैं हम, तो ये 35 को हमें 8 से करना है, कितने हो जाएंगे 280 और एक 0 ये भी है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 0.4880। तो ये हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की। 18वें प्रश्न को देखो, कहता है थैले फर्स्ट में 8 सफेद और 7 काली गेंद है और थैले सेकंड में 5 सफेद और 4 काली गेंद है। पहले थैले में से एक गेंद का यदृच्छा चयन किया जाता है और उसे दूसरे थैले में रख दिया जाता है। तब इसमें से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफेद है। हमने ऐसा प्रश्न किया है पीछे, यहाँ केवल संख्या बदली है, बाकी सवाल एज इट इज है। ये 16.3 में हमारे पास अंतिम प्रश्न था 15वां। तो आप कोशिश करेंगे उसे उसी प्रकार से हल करने की, क्योंकि किया हो जा चुका है, इसलिए इस पर फिर से समय वेस्ट करना सही नहीं है। यदि आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको कराएंगे। केवल संख्याएं बदली हैं इस प्रश्न में, तो वैसा ही सवाल है, यानी तरीका वही है, आपको हल करके देखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 19 को। 19वां प्रश्न है, एक परीक्षा में एक बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें 4 विकल्प हैं का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो अनुमान लगाता है या नकल करता है या प्रश्न का उत्तर जानता है। 3 कंडीशंस दी गई हैं, 3 घटक घटनाएं बनेंगी यहाँ प्रत्यक्ष समष्टि की। आगे कहता है विद्यार्थी के द्वारा अनुमान लगाने तथा नकल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3 व 1/6 है। अनुमान लगाने की और नकल करने की प्रायिकताएं दे दी गई हैं आपको। उसके द्वारा सही उत्तर दिए जाने की प्रायिकता 1/8 है, जबकि यह ज्ञात है कि उसने नकल की है। विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। देखिए, ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष समष्टि ऐसे उसके अंतर्गत 3 घटनाएं मिली हैं, यानी विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर देता है 3 तरीके से, अनुमान लगाकर, नकल करके, या वो जानता है उत्तर इस प्रकार से। तो हम 3 घटक घटनाएं यहाँ पर लिखेंगे। उससे पहले प्रश्न को लिख दें, एक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प विद्यमान है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा है एक, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प विद्यमान है। तो घटना E1, विद्यार्थी अनुमान लगाता है, उत्तर का अनुमान लगाता है। घटना E2, विद्यार्थी नकल करता है, और घटना E3, विद्यार्थी सही उत्तर देता है, या कहें तो विद्यार्थी उत्तर जानता है। उत्तर जानता होगा तो सही लिखेगा, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो विद्यार्थी से उत्तर देता है। इन तीनों के लिए प्रायिकताओं की बात करें तो विद्यार्थी अनुमान लगाता है, इस बात की प्रायिकता दी गई है 1/3, और विद्यार्थी नकल करता है, इसकी प्रायिकता भी आपको दी गई है 1/6। सभी घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, अनुमान लगाएगा तो नकल नहीं करेगा, नकल करेगा तो अनुमान नहीं लगाएगा, यानी प्रत्येक घटना एक दूसरे की परस्पर अपवर्जी है। तो हम तीसरी घटना की प्रायिकता निकाल सकते हैं,
वो उत्तर जानता है इसकी क्या प्रायिकता है। तो जिन प्रश्नों में वो अनुमान नहीं लगाएगा और जिन प्रश्नों में वह नकल नहीं करेगा उन प्रश्नों में वो उत्तर जानेगा। तो अनुमान लगाने की और नकल करने की प्रायिकता एक में से घटा देंगे, बाकी प्रश्नों का वो उत्तर जानता है। तो यहाँ हमारे पास मान आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 1 यानी 3/6। तो हमारे पास प्रायिकता आ गई 1/2। तो ये उत्तर जाने की प्रायिकता 1/2। ठीक है। एक अन्य घटना और घटित होती है ए, वो क्या है, कह रहा है विद्यार्थी प्रश्न का सही उत्तर देता है। विद्यार्थी प्रश्न का सही उत्तर देता है, ये ज्ञात घटना है, ये हमको पता है। तो हम PA/E1 पता करते हैं कि वो सही उत्तर कब दे रहा है, पहली घटना, यानी विद्यार्थी अनुमान लगा करके सही उत्तर दे, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो विद्यार्थी अनुमान लगाकर सही उत्तर देगा। अनुमान कितने में लगा सकता है भाई, मेरे पास 4 विकल्प है, 4 में से एक सही होगा, तो प्रायिकता कितनी आएगी 1/4। अनुमान लगा करके उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 होगी। सेकंड, नकल करके सही उत्तर देने की प्रायिकता प्रश्न में दी गई है, कितनी है भाई 1/8 है। और A/E3, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है तो सही उत्तर देगा, एक निश्चित घटना है, सभी जानते हैं। यदि आप प्रश्न का उत्तर जानेंगे तो आप उसका जवाब सही देंगे, तो ये निश्चित घटना होगी, इसकी प्रायिकता 1 होगी। तब क्या पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। E3 की प्रायिकता कब, जब ये ज्ञात है कि विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है। तो हमें E3/A का मान चाहिए, घटक घटना की प्रायिकता चाहिए। इसका मतलब क्या लगेगी, बेज प्रमेय काम आएगी। तो यहाँ बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय होती है हमारे पास क्या, E3/A। तो PE3 A/E3, क्योंकि E3 में चाहिए हमें मान, इसलिए E3 में लिख रहा हूं। नीचे PE1 A/E1, PE2 A/E2, E3 A/E3। तो हम यहाँ मान रखेंगे सारे, तो PE3/A का मान आ जाएगा हमारे पास। पहले रखते हैं PE3 का। PE3 का मान है 1/2 गुणा A/E3 1, और नीचे PE1 की जगह पर 1/3 गुणा A/E1 1/4 प्लस A/E2 का मान 1/6, A/E2 का मान 1/6, A/E2 का 1/8, और अंतिम P3 का मान 1/2 और A/E3 का 1, जो ऊपर है वो ऐसे कैसे यहाँ पर आ जाएगा। तो PE3/A इक्वल टू, ऊपर तो होगा 1/2, नीचे की बात करें तो 1/12, 1/48 और 1/2, या PE3/A इक्वल टू 1/2, नीचे सभी में LCM आएगा 48। तो यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 12 चौक 48 प्लस 1 और प्लस में 24, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा
48 अंश में चला जाएगा और ये टोटल योग हो गया है 29। 2 से काट देंगे, 24/29 आपके पास प्रायिकता आ जाएगी। 20वां प्रश्न है, एक पत्र 2 शहर टाटानगर, एक शहर है टाटानगर और दूसरा शहर है कलकत्ता। कलकत्ता से आया है, दोनों में से किसी एक शहर से आया है एक पत्र जिसके लिफाफे पर दो क्रमागत अक्षर दिखाई देते हैं। दो क्रमागत अक्षर TA दिखाई देते हैं। तो ये घटना तो दी गई है कि TA दिखाई दे रहा है, कौन से में से किसी एक में से आया है, तो हम इनको दो मान लेंगे, E1 और E2। E1 पत्र CALCUTTA कलकत्ता से आया है और सेकंड है पत्र टाटानगर से आया है। ठीक है, तो दोनों शहरों में से पत्र के आने की प्रायिकता तो समान होगी, किसी भी एक जगह से आ सकता है। एक अन्य घटना है A, वो क्या कि लिफाफे पर TA प्रकट होता है। TA क्रमागत अक्षर है, वो प्रकट होता है, ये घटना A है। तब PA/E1 ये प्रायिकता कितनी होगी, जब हमें पता है कि पत्र कलकत्ता से आया है तो उसके लिफाफे पर क्रमागत अक्षर TA प्रकट होने की प्रायिकता क्या बनेगी। देखो यहाँ पर TA क्रमागत रूप में केवल एक ही बार है, तो अनुकूल परिणाम तो 1। कुल संभव कितने होंगे, आप कलकत्ता को अक्षरों को क्रमागत रूप में लिख सकते हो, दो को, एक तो CA बन सकता है, एक AL बन सकता है, एक LC बन सकता है, एक CU बन सकता है, तो दूसरा UT या TT या TA। कितने बने, 7, तो ये 7। ऐसे ही PA/E2 आप टाटानगर के भी अंतर्गत देखें तो TA कितनी बार आ सकता है, 2 बार बन सकता है, और कुल कितने बनेंगे इसमें, वो आप जैसे कलकत्ता को लिखा वैसे आप टाटानगर को लिखना, आपके पास कितने आएंगे, 8, तो ये काटेंगे तो 1/4। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कि पत्र कलकत्ता से आया है, इसके क्या प्रायिकता है, यानी हमें चाहिए PE1/A। तो कलकत्ता से आए, इस बात की क्या प्रायिकता है, तो ये क्या है, घटक घटना की प्रायिकता पूछी गई है। हम यहाँ बेस प्रमेय लगाएंगे और बेस प्रमेय होती है PE1 PA/E1 और नीचे PE1 A/E1 PE2 A/E2। P1 की वैल्यू जब रखें तो ये 1/2 है, A/E1 की रखूं तो 1/7 है, 1/7 1/2, और A/E2 की कितनी आई, 1/4। ध्यान से देखें, 1/2 अंश में भी है, 1/2 हर में कॉमन भी है, इसको बाहर निकालेंगे, 1/2 से काट देंगे, तो क्या शेष बचेगा, अंश में 1/7 और हर में 1/7 प्लस 1/4। हर में लघुत्तम लेंगे, 28 होगा, तो यहाँ 4 और यहाँ 7,
तो 1/7 अंश का, और यहाँ कितना बना 11/28, उल्टा गुणा कर देंगे 28/11, 7 से काटेंगे 4, तो प्रायिकता आ जाएगी 4/11। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट को और देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है पत्र है वो टाटानगर से आया है, इस बात की क्या प्रायिकता है। पत्र टाटानगर से आया है, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी P(E1/A) पूछा गया है। ये तो पता है कि लिफाफे पर TA दिखाई देता है, तो पत्र टाटानगर से आया है, इसकी प्रायिकता पूछी गई है, तो यहाँ भी बीच में यही लगेगी। टाटानगर को 2 से प्रदर्शित किया है भाई, तो P(E2) PA/E2, और नीचे वही मान PE1 A/E1 PE2 PA/E2, तो ये 1/2 1/4 1/2 1/7 प्लस 1/2 और 1/4, यही मान है। ऊपर वाला जो था हमारे पास, उस वाले में ये वैल्यूज यहाँ चली जाएगी, बाकी सेम ही रहेगा। तो 1/2 यहाँ भी कॉमन आएगा, कट जाएगा, तो Pe2/A ये प्रायिकता 1/4, हर में क्या क्या मिला 1/7 और 1/4, यह लघुत्तम लेंगे 28 बनेगा, वही 4 + 7, तो 1/4 गुणा 28/11, तो ये 7, यानी हमारे पास Pe2/A आएगा, वो होगा 7/11। ठीक है, या फिर आप इसे पहले वाले की पूरा घटना में से भी घटा के प्राप्त कर सकते थे। 4/11, एक में से 4/11 घटाओगे, दूसरे के लिए आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े। 21वां प्रश्न कहता है एक निर्माता के पास 3 यंत्र संचालक A, B तथा C हैं। प्रथम संचालक A 1% त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित करता है, जबकि अन्य 2 संचालक B तथा C क्रमशः 5 तथा 7% त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित करते हैं। A कार्य पर कुल समय का 50%, B कुल समय का 30% और C कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित है, ये हमें ज्ञात है, ये घटना ज्ञात है, ध्यान देना, त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित है, तो इसकी क्या प्रायिकता की यह यंत्र A से उत्पादित है। देखो उत्पादन 3 जगह से हो रहा है, तो हमारे पास 3 घटक घटनाएं बनेंगी, E1 E2 और E3। क्या चुनी गई वस्तु यंत्र A पर उत्पादित है, चुनी गई वस्तु यंत्र B पर उत्पादित है, चुनी गई वस्तु यंत्र C पर उत्पादित है। ये हमारे पास 3 घटनाएं A पर उत्पादित है, B पर उत्पादित है या C पर उत्पादित है, E1 E2 E3। ठीक है, अब इनकी प्रायिकताओं की बात करूं मैं, Pe1 यानी मशीन A पर उत्पादित है, जितना समय लगेगा उतनी ही मात्रा में, ज़्यादा समय में ज़्यादा वस्तु उत्पादित होंगी, कम समय में कम उत्पादित होंगी, तो इसकी प्रायिकता क्या मिलेगी, 50% समय लगता है, तो 50%, क्योंकि यहाँ समय के लिए सभी की मान मिले हैं आपको, तो आप समय को ही सोल्व करें, तो यहाँ 50/100 Pe2 ये 30% समय लगाता है, तो ये 30/100, और Pe3 बस मशीन C पर 20% समय लगता है, तो 20/100। आप काटेंगे इसे तो 5/10, 3/10, 2/10 आपके पास मान आ जाएगा। आगे एक अन्य घटना A
चुनी गई वस्तु त्रुटिपूर्ण है या खराब। ये घटना हमें पता है कि हमने जो वस्तु चुनी वो त्रुटिपूर्ण है, इस घटना के बारे में हमको जानकारी है। तो आगे PA/E1 नियम से प्रतिबद्ध प्रायिकता निकालें। हम ये पता करें कि वस्तु मशीन ए पर बनी है, यंत्र ए द्वारा उत्पादित है, तो त्रुटिपूर्ण है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसमें कहा गया है कि मशीन ए केवल 1% त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित करती है, तो प्रायिकता आएगी 1/100। PA/E2 यानी मशीन है वो वस्तु है वो मशीन बी से उत्पादित है, तो उसके त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता मिली है 5%, तो प्रायिकता 5/100। ऐसे ही तीसरे की बात कर लेते हैं। मशीन सी पर या यंत्र सी पर बने वस्तु के खराब होने की प्रायिकता 7%, तो 7/100। अब इसने ये कहा कि ये तो पता है कि वस्तु त्रुटिपूर्ण है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यंत्र ए से उत्पादित है। यंत्र ए से उत्पादित को कौन सी घटना कह रहे हैं हम, E1। तो घटना E1 की प्रायिकता पूछी गई है आपसे, किससे निकालेंगे, बेस प्रमेय से। तो हम यहाँ बेस प्रमेय काम में लेंगे। क्या होती है भाई, PE1/A की वैल्यूज होगी PE1 PA/E1। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए। E1 है तो E1 का भाग अंश में, बाकी नीचे सभी का जितनी भी घटक घटनाएं हैं उन सभी के A के साथ प्रायिकता गुणन। मान रख देंगे हम इसमें। देखिए PE1 का मान है 50/100, काटेंगे इसे हम 50/100 को, तो 5/10। A/E1 की वैल्यूज है 1/100, नीचे वही 5/10 गुणा 1/100 प्लस PE2 30/100 यानी 3/10 गुणा A/E2 5/100। नेक्स्ट PE3 20/100, जीरो काट देंगे, 2/10 गुणा कितना है PA/E3 का मान 7/100। इसको हम ध्यान से देखें तो बटे में 100 गुणा 10, यहाँ भी 100 गुणा 10, 100 गुणा 10, 100 गुणा 10, तो नीचे से 100 गुणा 10 कॉमन आ सकता है, यहाँ भी 100 गुणा 10 से कट जाएंगे, तो अंश में आएगा 5। यहाँ देखो 5 गुणा 1 5, 3 गुणा 5 15, और यहाँ 2 गुणा 7 14, तो हो जाएगा 5/, नीचे वालों को जोड़ेंगे 20 और 14 34, तो आंसर आ जाएगा 5/34। ठीक है। 22वां प्रश्न देखें, कहता है किसी यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन Px की सहायता से दिया गया है। आपको ये दे रखा है बंटन, तो इसमें k का मान बताना है, x<2 के लिए प्रायिकता ज्ञात करनी है, x<=2 के लिए प्रायिकता निकालनी है, और x>2 के लिए भी प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले चूंकि Px प्रायिकता बंटन के रूप में है, क्या है, प्रायिकता बंटन, और हमने पढ़ा है कि ये प्रायिकता बंटन है तो इनकी सभी प्रायिकताओं का योग 1 होगा, तो हम इन सभी को जोड़ देंगे, तो क्या क्या मिलेगा, k + 2k + 3k = 1, तो ये हो गया 6k = 1, तो k = 1/6। ये आपके पास k का मान यानी पहला आंसर हो गया। अब आगे हम बात करें, सबसे पहले x<2, x का मान 2 से छोटा हो, 2 से छोटा कहाँ हो सकता है, 0 1, बस इन दो में।
और इन दोनों की वैल्यूज बात करें, 2 से छोटा होगा तो 0 या 1 हो सकता है। 0 के लिए मान k है और 1 के लिए 2k है, तो टोटल कितना हो गया 3k, और k का मान कितना है 1/6, काट देंगे 1/2 हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट, x लेस देन इक्वल टू 2, तो देखो क्या क्या आएगा, px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 2, सारे आ गए 0, 1 और 2, अन्यथा तो खैर 0 है, इसकी तो बात ही नहीं करनी। तो 3 ही संभावनाएं थी, तीनों आ गई, तो इन तीनों का योग अभी तो बताया था कितना होता है 1, तो ये सभी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप रख करके सोल्व करोगे तो भी 1 ही आएगा। और तीसरा px ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसमें क्या कहेगा x का मान 2 के बराबर या उससे बड़ा, तो x का मान 2 और उससे बड़े सभी के लिए 0 है, तो उसके लिए तो क्या लिखना है, तो इसका मान 3k। सोल्व करेंगे 3 गुणा 1/6, तो प्रायिकता 1/2, तो ये हमारे पास सभी मान आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23वां प्रश्न कहता है एक यादृच्छिक चर x सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मान ग्रहण कर सकता है। ऋणोत्तर यानी जो कि ऋणात्मक नहीं हो, यानी 0, 1, 2, 3 इस प्रकार के मान वो ग्रहण कर सकता है। और आगे कहता है कि x का मान r, चर x के मान r ग्रहण करने की जो प्रायिकता है वो समानुपाती है किसके, अल्फा की घात r के। ठीक है, ये हमारे पास प्रायिकता है। और साथ में कहा गया है जहां पर अल्फा की जो वैल्यूज है वो 0 से और 1 के बीच में है, तो px इक्वल टू 0 ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम इसी चीज को सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज हमें मिली है px इक्वल टू r को हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं, इसकी जगह हम कोई स्थिरांक काम में ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसकी जगह पे एक स्थिरांक काम में ले लिया है k, समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लगाया और इस समानुपाती स्थिरांक k अल्फा की पावर r, k समानुपाती स्थिरांक, ये हमने माना है। कोई नहीं, हम इसको सोल्व कर लेंगे में। तो अब देखिए आप सबके लिए सबसे पहले हम px इक्वल टू 0 की बात करें, r का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा कि अल्फा की पावर 0, x इक्वल टू 1 रखें, x का मान यानी r का मान 1 रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा कि अल्फा की घात 1, एक घात हम लिखते नहीं हैं। px इक्वल टू 2, तो ये बनेगा के अल्फा की घात 2, px इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा के अल्फा की घात 3, और ये चलता रहेगा इसी प्रकार से आगे जितने भी पद होंगे सभी तक के लिए, क्योंकि काउंटेबल तो है नहीं, बताया गया नहीं है, आगे डॉट 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 में है तो यहाँ भी डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, अब इन सब के लिए यहाँ पर हम इन सभी के लिए बात करें तो चूंकि सिग्मा px इक्वल टू r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इन सभी के वैल्यूज 1 होगी, तो हम इन सबको जोड़ देते हैं। पहला तो है k, दूसरा है k अल्फा, तीसरा है k अल्फा स्क्वायर। देखो अल्फा का 0 का मान 1 हो गया इसलिए लिखा नहीं है यहाँ पे, के अल्फा क्यूब, ये चलता रहेगा अनंत पदों तक और ये वैल्यू बराबर है कितने के, 1 के। तो हम के कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, ये चलते रहेंगे इसी प्रकार से बराबर 1। ये क्या है, यह एक अनंत पदों की जीपी है कि नहीं है। प्रथम पद 1, सार अनुपात कितना आएगा r। ठीक है, तो k, हम यहाँ अनंत पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र a/1 माइनस r, a प्रथम पद 1 माइनस r सार अनुपात, तो a का मान 1 है यहाँ पर और नीचे 1 माइनस r की जगह अल्फा है बराबर 1। सरल करेंगे 1 माइनस अल्फा को हम
सामने गुणा कर देंगे तो ये k का मान 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया था आपसे? आपसे पूछा गया पी एक्स इक्वल टू 0 का मान बताओ। अब देखो हम इतना जान रहे हैं कि पी एक्स इक्वल टू 0 है, वो k के बराबर है। अभी तो लिखा था k है मान, यहाँ भी लिखा हुआ पी एक्स इक्वल टू 0 k, अल्फा की घात 0 का मान 1 है तो k ही मान है, तो k की वैल्यूज हमने निकाल दी। तो पी एक्स इक्वल टू 0 का मान कितना आया? 1 माइनस अल्फा आ गया। तो ये हमारे पास x इक्वल टू 0 की प्रायिकता मिल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखें। प्रश्न नंबर 24 है, माना x एक यादृच्छिक चर है जो मान x1, x2, x3, x4 इस प्रकार ग्रहण करता है कि x इक्वल टू x1 की प्रायिकता का 2 गुना, x इक्वल टू x2 की प्रायिकता का 3 गुना, x इक्वल टू x3 की प्रायिकता का 1 गुना और x इक्वल टू x4 की प्रायिकता का 5 गुना। ये सभी कैसे हैं? बराबर है। तो x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ प्रायिकता बंटन बनाना है। प्रायिकता बंटन होगा तो इन सभी x1, x2, x3, x4 यादृच्छिक चरों की प्रायिकता का योग 1 होगा। हमें नहीं पता है कितना है, हम इसको थोड़ी देर के लिए बराबर में k मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो पी एक्स इक्वल टू 1 क्या मिलेगा? ये मिलेगा k बाई 2। पी एक्स इक्वल टू x2 कितना आएगा? 3 का भाग दे देंगे k में तो k बटे 3। पी एक्स इक्वल टू x3 क्या मिलेगा? k में भाग देंगे 1 तो k ही रहेगा। और पी एक्स इक्वल टू x4 यहाँ का गुणांक है 5 तो 5 का भाग दे देंगे k बाई 5। ये हमारे पास सभी की प्रायिकताएं आ गई। और प्रायिकता बंटन की परिभाषा से हम जानते हैं कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो हम सभी को जोड़ देंगे तो k बाई 2, k बाई 3, k और k बाई 5, इन सभी का योग 1 होगा। हम यहाँ सबका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम 5, 3 और 2 में कितना आएगा? 5, 3, 2 का लघुत्तम 30, तो यहाँ गुणा होगा 15 तो 15k। यहाँ 10 तो 10k, यहाँ पूरे 30 गुणा हो जाएंगे 30k और यहाँ पे कितना आएगा? 6k बराबर 1। इस लघुत्तम को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा 30। अंश सारे को जोड़ते हैं, 15, 10, 25 और 30, 55 और 6, 61। तो हमारे पास k का मान आ गया 30 बटे 61। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला पी एक्स इक्वल टू x1 ये कितना है? k बटे 2। इस मान में 2 का भाग देना है, इसका आधा कर दीजिए, 30 का आधा 15 बटे 61। x इक्वल टू x2 मान है k बाई 3, ये k का मान है, इसका तीसरा हिस्सा करना है, 3 का भाग दे दो, कितने आ जाएंगे? 30 में 3 का भाग देंगे 10 तो 10 बटे 61। पी एक्स इक्वल टू x3 ये k ही है और k का मान 30 बटे 61 है। और अंतिम पी एक्स इक्वल टू x4 ये k बाई 5 है तो 5 का भाग दे दो 30 में, 6 बटे 61। तो आप x का प्रायिकता बंटन लिख सकते हो। x का प्रायिकता बंटन क्या बनेगा? x पी एक्स, x1, x2, x3 और x4। x1 की जगह 15 बटे 61, x2 की जगह 10 बटे 61, 30 बटे 61 और 6 बटे 61। ये हमारे पास प्रायिकता बंटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 24 हुआ। 25
25वां प्रश्न है, एक न्याय सिक्के को एक चित अथवा 5 पट आने तक उछाला जाता है। यदि x सिक्के की उछालों की संख्या को निरूपित करता है तो x का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम एक सिक्के को उछालते हैं, उस पर हेड आ जाता है तो हम रुक जाएंगे, या टेल आ जाता है तो हम फिर से उछालेंगे, फिर से एक हेड आ सकता है, हम रुक जाएंगे। यदि हेड नहीं आता है, टेल आ जाता है तो हम सिक्का फिर से उछालेंगे, हेड प्राप्त हो सकता है। हेड नहीं मिलेगा तो हम एक बार फिर से सिक्के को उछालेंगे, हो सकता है तब हेड आ जाए। यदि तब भी हेड नहीं आता है, यानी 4 बार टेल आने पर हम 5ही बार उछालेंगे, 5ही बार में आपको हेड मिल सकता है, और हेड नहीं तो टेल मिल जाएगा और 5 चित मिल जाएंगे। तो इसने कहा प्रश्न में कि हम सिक्के को तब तक उछालते हैं तब तक इस पे एक चित ना मिल जाए। तो ये तो देखो, शुरुआती जो आपके पास 5 परिणाम है उनमें एक ही चित आ रहा है, या फिर 5 चित हो, हम तब तक उछालेंगे, यानी हमें 5 बार उछालना है सिक्के को। ठीक है, तो x क्या है? सिक्के की उछालों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सिक्के की उछालों की संख्या को प्रदर्शित करता है x। तो क्या क्या हो सकती हैं ये? 1, 2, 3, 4 या 5। ठीक है, दूसरी बात हम करें, हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है और टेल आने की भी कितनी होती है? 1/2। तो चाहे हेड आए या टेल आएगी, प्रायिकता समान ही होगी। तो मैं सभी की प्रायिकता निकाल देता हूँ। सबसे पहले वाले परिणाम की प्रायिकता 1/2। दूसरा है टेल हेड, इसकी कितनी आएगी? 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/4। टेल हेड आने की कितनी होगी? 3 है मान, तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/8। भाई सबके समान है, हेड हो या टेल हो, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया है। टेल 3 बार टेल और चौथी बार में हेड मिले, इसकी प्रायिकता तो 1/2 को 4 बार गुणा करना है, ये 1/16। और नेक्स्ट टेल और हेड, इसकी कितनी आएगी? 1/2 को 5 बार करेंगे तो 1/32, और 5 बार टेल की हम बात करें तो भी कितनी आएगी? 1/32। ठीक है, तो देखो P x = 1, पहली उछाल की प्रायिकता 1/2। P x = 2, 2 उछालों की प्रायिकता 1/4। x = 3, 3 उछालों की प्रायिकता 1/8। P x = 4, 4 उछालों की प्रायिकता 1/16। और P x = 5, 5 उछालों की प्रायिकता, 5 उछाल का देखो, 5 उछाल यहाँ भी है, 5 उछाल यहाँ पर भी है, तो 1/32 और 1/32 दोनों जुड़ जाएंगे, यानी दोनों की प्रायिकता, 2 परिणाम है, दोनों की प्रायिकता जुड़ेगी। 1/32 प्लस 1/32 कितने हो जाएंगे टोटल? तो ये आपके पास बन जाएगा 2/32, या कहें तो 1/16। ठीक है, हम यहाँ x का प्रायिकता बंटन लिखेंगे। क्या बनता है x का प्रायिकता बंटन, उस पर ध्यान दें हम। तो एक, 2, 3, 4, 5, ये तो अच्छी चर यानी x हो गए। इनकी प्रायिकताएं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और 5 की भी 1/16। तो माध्य निकालें x का। माध्य को म्यू से लिखते हैं, सूत्र होता है xi/pi का योग। तो देखो, x1 प्रायिकता 1/2, x2 प्रायिकता 1/4, x का मान 3 है, प्रायिकता 1/8, x का मान 4, प्रायिकता 1/16, x का मान 5, तो भी प्रायिकता 1/16। लघुत्तम कितना आया हमारे पास? देखा जाए यहाँ तो 16,
16 लघुत्तम है, यहाँ नीचे 2 है, कितने से गुणा होगा ये 8 से, तो ये हो गए 8। यहाँ 4 है नीचे, 16 लघुत्तम लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8। ये 8 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 बन जाएगा। ये 16 है तो 4 एकम 4 ही रहेगा। यहाँ भी 16 है तो ये 5 रहेगा। जोड़ देंगे सभी को, कितना होता है 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26 और 5 31 बटे 16। 31 में 16 का भाग दे दो, 16 एकम 16 और बच जाएंगे 15। तो ये लगभग 9 बार भाग चला गया आपके पास, तो आपके पास माध्य आएगा 1.9। ठीक है दोस्तों, ये पूरी हुई हमारे पास एक्सरसाइज 16। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।